तो दोस्तों मैं अब इंडिया आ चुका हूँ। इंडिया आते ही मैं मुंबई सिटी जहाँ मैं रह चुका पहले वहीं पर शिफ्ट हो गया। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में वादा किया था, मैं इंडिया जाते ही आपको पहला वीडियो निकाल के अपलोड करूँगा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो सका कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से। जैसे मुझे कैमरा ये वो चीज़ों की कुछ ज़्यादा हद तक मालूमात नहीं थी, तो उस हिसाब से मैं सोचा कि मैं एक 2-3 दिन वीडियो को आगे धकेल के एक सही वक्त, एक सही मौके पर वो वीडियो लिया जाए। तो इसीलिए 2 तारीख गांधी जयंती और स्कूल में एक फंक्शन था, और मैं ये चाहता था मेरा पहला वीडियो जो है वो गांव में हो जहां से मैं आया हूँ। तो मैं महाराष्ट्र के एक तालुका, जिसे एक छोटी स्मॉल सिटी बोलते हैं, जहाँ काफ़ी सारे गांव से लोग आके पढ़ते हैं, अस्पतालों में जाते हैं, तो मैं सोचा वहीं पे वीडियो लेता हूँ जहाँ मेरा जन्म हुआ था। मैं 2nd ग्रेड तक स्कूल में वहाँ पढ़ा था। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि मैंने जैसे आपको मेरे चाचा से के बारे में बताया था पिछले वीडियो में, जो एक सोशल वर्कर है, जिन्होंने एक बहुत बड़ी स्कूल अपने बलबूते पे खड़ी की और विदाउट करप्शन के इस ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस में भाग लिए और सोशल वर्क करके दिखाया। तो ये वो स्कूल है जहां कल ही गांधी जयंती का फंक्शन हुआ, और उसके बाद कल नहीं, मुझे लगता है कुछ दिन पहले यहाँ फंक्शन हुआ, और उसके बाद यहाँ का बोर्ड लगा हुआ था, तो मैं सोचा शायद ये बोर्ड ही यहीं रख लिया जाए। तो ये है मेरे चाचा मिस्टर ARD खतीब, और कोविड की वजह से हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन हाँ, इनका थोड़ा बैकग्राउंड मैं बताना चाहता हूँ इससे पहले कि इनसे कुछ पूछा जाए। तो ये एक स्कूल टीचर थे। इन्होंने काफ़ी साल स्कूल में पढ़ाए, जिसे एक सेमी फंडेड स्कूल बोलते हैं, यानी गवर्नमेंट कुछ हद तक स्कूल को फंडिंग देती है, टीचर्स को सैलरीज देती है, तो ताकि परिवार अपने बच्चों को वहाँ एडमिशन कराए। तो वहाँ स्कूल टीचर थे। उसके बाद इन्होंने कुछ साल पॉलिटिक्स में भी थे। यहाँ के एक नगर सेवक थे, यहाँ पर नगर पालिका है, तो नगर सेवक थे। और शायद ही अभी कुछ महीनों में इंडिया में पालिका के इलेक्शंस महाराष्ट्र स्टेट में लगने वाले हैं, शायद से 3-4 महीनों में, तो तभी काफ़ी सारी चीज़ें शूटिंग कर सकते हैं और जानने की। लेकिन चाचा ने कुछ ही सालों में वहाँ से रिज़ाइन करके उन्होंने कम्प्लीटली पॉलिटिक्स को छोड़ दिए, जिस तरीके से हमारे देश का करप्शन और ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस देखे। लेकिन उन्होंने सोशल वर्क में जाने की ठाने, और उन्होंने ये बहुत बड़ी इमारत खड़ी की है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप इंडिया में किसी भी बड़े अमीर आदमी को पूछो एक स्कूल खड़ी करना कितनी बड़ी बात होती है, क्योंकि वो अमीर आदमी जानता है कितने पैसे लगते हैं, लेकिन वो शायद अमीर आदमी स्कूल खड़ी कर रहा है काफ़ी आमदनी कमाने के लिए, लोगों से डोनेशन के पैसे लेने के लिए। लोगों को, अगर गवर्नमेंट सेमी फंडेड है तो सरकार से पैसा लेके टीचर्स को देना, लेकिन वो टीचर्स से भी कुछ पैसे लेना, यानी वो टीचर्स को पूरी सैलरी नहीं जा रही, क्योंकि गवर्नमेंट की सैलरीज अच्छे होते हैं। तो एक बिजनेस है, एक स्कूल मॉडल इंडिया में एक बिजनेस ही माना जाता है। तो काफ़ी लोगों के नज़रों में मेरे चाचा भी एक बिजनेसमैन, स्कूल का धंधे करने वाले इंसान दिखेंगे। लेकिन क्योंकि मैं इनसे काफ़ी करीब हूँ, और क्योंकि मैं पब्लिक लाइफ में जाने की ठाना और इनके काफ़ी सारे बुक्स स्टडी किया, इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से लेकर इनकी फिनेंशियल सिचुएशन, इनके बच्चों की फिनेंशियल सिचुएशन देखकर मैं ये दावे से कह सकता हूँ, आज मेरे चाचा 78 ईयर्स के हैं, लेकिन बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करते हैं। तो इन्होंने काफ़ी हद तक ये बड़ी चीज़ की है। तो अब हम मुद्दे पर आते हैं। आज का मुद्दा जो ही है एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, ये आज का हमारा मुद्दा है कि हमारे हिंदुस्तान में सरकार का कितना हिस्सा होता है हमें मुफ्त एजुकेशन देने में। तो जैसे मैं यूके में रह चुका हूँ, वहाँ सरकार की पूरी जिम्मेदारी होती है लोगों को फ्री एजुकेशन सिस्टम देना। लंदन शहर, ब्रिटिश, जिन्होंने हमारे देश पे राज किए, यानी हमारा संविधान भी ये हमें हक देता है कि हमारी सरकार हमें फ्री एजुकेशन दे, फ्री अस्पताल में हमारा इलाज हो,
ये भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। जैसे ही हमें रास्ते देती है, बिजली देती है, तो वैसे ही ये भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और हालांकि मैं प्राइवेट स्कूल में था, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स हुआ करते थे, तो ये सेमी फंडेड है। तो ये स्कूल चाचा ने कैसी खड़ी किए, उसकी एक ब्रीफ छोटी सी इंफॉर्मेशन चाचा से पूछते। टीचर होने के नाते मुझे जो शौक है सामाजिक काम का, वो तालीम के फील्ड में, और इस इरादे से ये स्कूल 2000 में शुरू की गई, एक रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस में, क्योंकि हमारे पास ज़मीन नहीं थी, कुछ ये नहीं था, शुरू की गई। हमने बैक वक्त 5वीं और 8वीं 2 क्लासेस शुरू किए, और उस वक्त हमारे पास सिर्फ 13 लड़कियां थी। लेकिन चलते चलते ये स्कूल आगे बढ़ी, गवर्नमेंट की परमिशन आ गई, और हमारे स्कूल के 5वीं से लेकर 10वीं तक के क्लासेस जो है वो एडेड हो गए, यानी असातिज़ा की सैलरी जो है वो गवर्नमेंट से मिलने लगी। शुरू के ज़माने में वो सब अखराजात हमें ही देखने पड़े, हमने ही उसका इंतज़ाम अलग अलग तरीके से किया, मगर बात जब वो एडेड हो गए तब बच्चों की तालीम की आसानी होगी। तो फिर 2003 में हमने प्राइमरी स्कूल भी शुरू किए, क्योंकि ये लड़कियों की स्कूल है, और लड़कियों की स्कूल होने की वजह से, जैसे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो लड़कियों को फ्री तालीम जो है वो 12वीं तक देना चाहती है, यानी सोसाइटी के लोगों का लड़कियों की स्कूल में 12वीं तक का इंतज़ाम करना ये एक तरह से ज़रूरी बन गया। और उसके तहत हमने प्राइमरी स्कूल शुरू किए, 2003 में पहली, 2004 में दूसरी, 2005 में तीसरी, और 2006 में ये इमारत थी? नहीं, इसके पहले हम रेसिडेंशियल इमारत में चलते थे, यानी एक फ्लैट अपार्टमेंट में। और अपार्टमेंट में जब चलती थी तब हमारी सब ज़रूरतें पूरी नहीं होती थी। उन ज़रूरतों को पूरी करने के लिए हमें ज़मीन खरीद करके इमारत बनानी पड़ी, और फिर ज़मीन खरीद करके वो भी हमने ज़मीन सोसाइटी के नाम पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की परमिशन से ज़मीन खरीदी थी। यानी आपका जो पॉलिटिकल करियर था, उसकी आपकी पहचान थी, उसकी वजह से आपको ये करना पॉसिबल था? हाँ, कुछ पॉलिटिकल पहचान थी, ऑफिस में आना जाना था, पहचान थी, और मुझे हर चीज़ जो है वो कानून करना बहुत पसंद है। तो आप तो टीचर थे स्कूल स्टार्ट करने से पहले जी। तो आपने खुद का पैसा लगा के शुरू किए, ज़मीन कैसे खरीदे, इतने पैसे कैसे आए? कुछ पैसे हमारे जेब से हमको खर्च करने पड़े। जब शौक होता है तो शौक के लिए कुछ खर्च भी करना पड़ता है, फिर वो शौक दूसरों के लिए क्यों ना हो। और ये तालीम के जैसा अगर अच्छा मामला है तो कुछ पैसे हम अपने जेब से खर्च करते हैं। लेकिन जब सोसाइटी रजिस्टर होती है और उसका एजुकेशनल पर्पस होता है, तो जो दुनिया में धनवान लोग रहते हैं और उसका भरोसा अगर सोसाइटी पर हुआ, सोसाइटी के काम पर उसका भरोसा हुआ, तो धनवान लोग भी कुछ हद में उसमें मदद करते, फंड देते हैं। यानी स्कूल स्टार्ट करने के लिए आपने अपने जेब से एक बड़ी रकम डाले और लोगों ने बड़ी रकम दी है। तो एक आप टीचर थे, तो आपके पास इतनी बड़ी रकम कैसे? हाँ, ये भी एक अच्छा सवाल है। मेरे भी कुछ रिश्तेदार थे, उन रिश्तेदारों से मैंने पैसे लिए। फिर मैं खुद इंश्योरेंस का काम करता था, तो मेरी कुछ आमदनी थी, तो वो आमदनी मैंने स्कूल में कौम की भलाई के लिए, यानी जैसे फ्लैट भाड़े पे लिए, कुछ लोगों ने लाइट बिल भरा, वैसे शुरुआत की है। जी। तो गवर्नमेंट से डायरेक्ट क्यों नहीं, मतलब गवर्नमेंट कब मदद करती है पैसों? गवर्नमेंट अभी जो प्राइवेट मैनेजमेंट की स्कूल्स रहती है उसको गवर्नमेंट फौरन मदद नहीं करती। पहले साल गवर्नमेंट देखते है कि तुम स्कूल चला सकते हो कि नहीं, सही तरीके से चला सकते हो कि नहीं। इस तरह से 3 साल तजुर्बा होने के बाद फिर गवर्नमेंट 20% ग्रांट देती है, फिर 40%, फिर 60%, फिर 70%, 80 और 100। यानी वो टोटली एडेड स्कूल होने के लिए कम से कम 8-10 साल तो लगते हैं। और 8-10 साल का जो अखराजात है, वो अखराजात कुछ फीस लेकर बच्चों से, फिर अलग अलग जो दानी लोग हैं जो एजुकेशन में मदद करना चाहते हैं, तो उनसे रकम जमा करके ये काम करना पड़ा। बराबर। यानी जहाँ तक मैं समझता हूँ, हिंदुस्तान में 3 तरीके के स्कूल होते हैं। एक होती है प्राइवेट स्कूल, जहाँ मैं पढ़ा, मेरे बाबा अपने फीस भरे, टीचर्स लोग की सैलरी गई और वो स्कूल जिसका जो मालिक था वो पैसे कमाया, एक साधारण बिजनेस हुआ।
दूसरे तरीके की स्कूल होती है जो गवर्नमेंट की खुद की होती है, जहां हर चीज गवर्नमेंट के लोग होते हैं, गवर्नमेंट खुद बिल्डिंग बांधती है और बिल्डिंग खड़ी करती है। जैसे कि अभी दिल्ली में हम सुने अरविंद केजरीवाल की सरकार ने स्कूल बनाई, ऐसी स्कूल, स्विमिंग पूल वाली स्कूल। ये तो चीजें मैं शायद से काफी हद तक टीवी पर देखते आ रहा हूँ। कितना सच है कितना नहीं वो जरूर दिल्ली जाकर वो तो मैं जानने की कोशिश करूंगा कि हकीकत क्या है। तो वो हुई गवर्नमेंट की स्कूल जो देखकर खुशी हुई, लेकिन जितना मैं जानता हूँ लोग गवर्नमेंट की स्कूल इतनी अच्छी नहीं होती दोस्तों। तो गवर्नमेंट, जब मैं प्राइवेट स्कूल में था इंडिया में, तब गवर्नमेंट स्कूल जाना नामुमकिन। वहाँ टीचर्स नहीं होती थी, बेंच नहीं होते थे, टॉयलेट में पानी नहीं होता था, तो वो गवर्नमेंट के स्कूल भेजना एक नामुमकिन बात ही लगती थी। हालांकि हम लोग बहुत फिनेंशियली वीक बैकग्राउंड से आए, फिर भी हम लोग, मेरे माँ बाप ने कुछ स्कूल की फीस भरकर प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिलाया ताकि वो बेसिक नेसेसिटी मिले। तो गवर्नमेंट स्कूल बहुत बदतर होती है, तो ज़रूर हम दिल्ली की जाकर गवर्नमेंट स्कूल्स देखेंगे। तो वो हुए गवर्नमेंट स्कूल्स। और तीसरे तरीके की स्कूल होती है जो मेरे चाचा ने शुरू की। 2 अपार्टमेंट, शायद से एक 2 BHK का फ्लैट रहेगा, क्योंकि ये छोटी सिटी है, तो वहाँ एक 2 BHK का फ्लैट लेके उसको रेंट किए, कुछ अपने जेब से पैसे लगाए, कुछ दोस्त रिश्तेदारों से पैसे मांग के एक स्कूल शुरू किए कि मैं टीचर हूँ, क्यों ना एक स्कूल की शुरुआत की जाए। फिर शायद से आपने गवर्नमेंट की परमिशन लेकर एक चैरिटेबल ट्रस्ट शुरू किया। तो वो जर्नी आपकी कैसे रही? चैरिटेबल ट्रस्ट से वो बड़ी आमदनी लगती है ये बिल्डिंग के लिए, रिश्तेदार तो ये नहीं दे सकते, तो कहाँ से जर्नी हुई, किसने पैसे दिए, ये कैसे खड़ी हुई? स्कूल शुरू करने के लिए ही तुम जिस सोसाइटी के तहत स्कूल शुरू करने जाते हो, तो वो सोसाइटी का रजिस्टर होना जरूरी रहता है चैरिटी कमिश्नर की तरफ, और उसकी आइन होती है। यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में होता है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो एजुकेशन एक स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी जैसे दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी होती है वहाँ की स्कूल। मगर क्या है कि हर सरकार तालीम की पूरी जिम्मेदारी उठा नहीं सकती। अच्छा। बिल्डिंगें बनाना, जगह खरीदी करना, या हर जगह पर स्कूल शुरू करना ज़रूरत के मुताबिक। इसलिए प्राइवेट मैनेजमेंट को, यानी जो सोसाइटी रजिस्टर है और जहाँ पर कुछ लोग ऐसे है कि जो तालीम का इंतज़ाम कर सके, तो उनको परमिशन देते हैं। तो उसके लिए सोसाइटी का रजिस्टर होना ज़रूरी होता है। तो हमने सोसाइटी रजिस्टर की थी, रजिस्टर सोसाइटी के ज़रिए ही हमने ये स्कूल शुरू की। और वो स्कूल शुरू करने के बाद और कुछ काम होने के बाद लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया, लोगों से हमने फंड जमा किए। फिर गवर्नमेंट के ज़रिए भी, गवर्नमेंट के अलग अलग जो स्कीमें होती है उससे भी फंड्स मिलते हैं, लेकिन उससे तुम्हारी छोटी मोटी ज़रूरतें हैं वो पूरी होती है। इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाना, यानी उसके लिए अलग अलग इदारों के पास जाना जरूर पड़ता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जद्दा से हमने कांटेक्ट किए, और इस जद्दा के ट्रस्ट से हमको पैसे मिल गए। अच्छा। यानी हम अपने गवर्नमेंट को, बल्कि एक तरह से फॉरेन करेंसी मिल गई। अच्छा, तो दोस्तों एक चीज़ मुझे अच्छा हुआ, ये अजान हुई दोपहर की, तो इससे याद आया, तो ये एक स्कूल मेरी नज़रों में अब तक, यहाँ जब मैं आया मैं सोचा ये एक मुसलमान लोग की स्कूल है, ये मैं सोच कर चला। और यहाँ जिस तरीके से फंडिंग सऊदी गवर्नमेंट की आई है, बिल्कुल बराबर है, सऊदी के एक बैंक से फंडिंग लिए, यानी खुद की आमदनी, रिश्तेदारों की आमदनी के बाद जगह खरीदी करने के लिए ये सऊदी गए, क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी गल्फ में, तो इंडिया में काफ़ी हद तक लोग रेमिटेंस पैसे भेजते हैं। जैसे मैं जब अमेरिका में था, मैं इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसे भेजा करता था, तो इंडिया की काफ़ी आमदनी बाहर से पैसे आते हैं। तो देशभक्त सिर्फ वो नहीं होता जो देश की बातें करता है, या वो जवान नहीं होता जो जाकर बॉर्डर पे लड़ता है, वो भी देशभक्त होता है जो हिंदुस्तान के बाहर रहकर हिंदुस्तान हर महीने फैमिली को पालने के लिए पैसे बेचता है, इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदता है। वो एक देशभक्त होता है क्योंकि वो इंडिया की जीडीपी बढ़ा रहा है, तो इनकम हमारे देश का बढ़ रहा है। तो अब जैसे मैं इंडिया आया, मैंने डॉलर्स लाया, तो मैं यहाँ देशभक्त मुझे बोल सकते आप, क्योंकि मेरा वहाँ का पैसा लाके मैंने डॉलर्स को रुपीज़ में लाया, तो इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है। तो वैसे ही जब यहाँ सऊदी बैंक से जब पैसे आए हमारे हिंदुस्तान में स्कूल की जगह खरीदने के लिए, वो हमारे देश की तरक्की हुई। तो अब इसके बाद अगला स्टेप जो कि ये
मुस्लिम स्कूल है तो उसका क्या है, यानी यहाँ हिंदू नहीं पढ़ सकते, जैसे ओवैसीज की गवर्नमेंट जैसे होती है ये वैसे ही टाइप का है, यानी आप यहाँ के ओवैसीज की तरह स्कूल चलाते हैं? एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा। हाँ। क्योंकि देखिए, जहाँ तक उर्दू का सवाल है, उर्दू जुबान का, हम्म, तो उर्दू जुबान असल में उर्दू जुबान के कवि और लेखक बहुत से नॉन मुस्लिम थे, हिंदू है, बिल्कुल पंजाबी है। बिल्कुल। तो कोई एक जबान जैसे किसी- कुमार विश्वास एक कवि है, और काफी यानी उर्दू कोई बोलते भी जबान जो है, और खासकर उर्दू जुबान ये मुसलमानों की नहीं, मुसलमानों की जो दीनी जबान है वो अरबी है, और उर्दू जबान है ये हिंदुस्तानी जबान है। हैं। बिल्कुल, क्योंकि बांग्लादेश के लोग मुसलमान हैं और मैं काफी सारे बांग्लादेशी यूके और लंदन में रहते हैं और वो उर्दू नहीं बोलते। जब बंटवारा हुआ पाकिस्तान और बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश ने चुना कि हमें बंगाली भाषा रखनी है, उर्दू नहीं रखनी है। मुसलमान होकर उन्होंने उर्दू को ठुकराए और बंगाली रखे। तो ये बहुत बड़ी मिसाल है कि उर्दू भाषा है मुसलमानों की नहीं है। बिल्कुल। बराबर। मगर आज़ादी से पहले हिंदुस्तान में उर्दू बोली जाती थी, कई दफ्तरों में भी काम है वो आज़ादी से पहले उर्दू जुबान में हुआ करते थे, और उर्दू जुबान जानने वाले मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों थे। तो इसलिए मुसलमानों ने उस जबान को अपनी मादरी जबान कह के इस्तेमाल करने लगे, और मादरी जुबान में जो तालीम होती है वो अच्छी होती है। तो ये मुसलमान स्कूल है, मुसलमानों के लिए स्कूल है, नहीं, हर किसी के लिए, पढ़ने वाले के लिए ये स्कूल है। मतलब एक हिंदू इंसान भी आकर पढ़ सकता है। नहीं, यहाँ पढ़ रहे हैं, देखिए बहुत लेकर तो आपने पिक, क्योंकि आपने बोले माइनॉरिटीज की स्कूल है, हाँ, तो मुसलमान माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं या उर्दू जुबान माइनॉरिटी? बिल्कुल सही सवाल है ये भी आपका। हाँ। माइनॉरिटी मैनेजमेंट की जरिए चलाए जाने वाली जो स्कूल है उसको माइनॉरिटी स्कूल कहते हैं। अच्छा। तो ये यहाँ की जो मैनेजमेंट है, ये जो ट्रस्ट है वो मुस्लिम का ट्रस्ट है, और इस वजह से इसको माइनॉरिटी स्कूल कहा जाता है। फिर उर्दू जुबान जो है वो माइनॉरिटी की जबान समझी जाती है। अच्छा। तो इस तरह से ये जो जबान की वजह से उसको माइनॉरिटी स्कूल कहा जाता है, यानी ये उर्दू मीडियम स्कूल ये है। उर्दू मीडियम स्कूल है। लेकिन आज का जो हमारा हिंदुस्तान है, ये उर्दू जबान यहाँ ज़्यादा लिखी नहीं जाती। रोड पर साइंस अक्सर इंग्लिश में ज़्यादा होते हैं या फिर बाद में उर्दू या मराठी, क्योंकि हम महाराष्ट्र में हैं। जी, जी। तो उर्दू जबान को इतना प्रोत्साहन देना, यानी बच्चे यहाँ सिर्फ उर्दू में बोल रहे, उर्दू बुक्स पढ़ रहे, तो ये कितना रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल है? देखिए, सवाल आपका सही है, लेकिन इस सवाल की जो गहराई है वो गहराई आप नहीं जानते। इसका मीडियम उर्दू है। अच्छा। अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों की तरह हम यहाँ पर 3 जुबानें पढ़ाते हैं, अच्छा। उर्दू, इंग्लिश और मराठी। अच्छा। उर्दू वो मदर टंग बन गई, अच्छा। इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई, और मराठी जो है ओरिजिनल लैंग्वेज बन गई। यानी बच्चे जब साइंस मैथ्स पढ़ते हैं तो उर्दू में लिखे रहते हैं? वही बता रहा हूँ, अंग्रेजी मीडियम की स्कूलों की तरह यहाँ पर 3 जुबानें पढ़ाई जाती है, त्रिभाषा सूत्री जिसे कहते हैं, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ही तय की है। अच्छा। तो उस तरीके से हम यहाँ उर्दू, इंग्लिश, मराठी अंग्रेजी मीडियम के स्कूल की तरह ही पढ़ाते हैं। अच्छा। फिर मैथ्स और साइंस जो है वो अंग्रेजी में ही पढ़ाते हैं, क्योंकि ये सेमी इंग्लिश स्कूल है। अच्छा, मैथ साइंस इंग्लिश में रहते बुक्स, यानी यहाँ के बच्चे उनको अगर उर्दू, क्योंकि एक हिंदू बच्चा, उनके माँ बाप ने तो अरबी या कुरान की तालीम उन्हें नहीं दी, तो वो उर्दू पढ़ना भी नहीं जाएंगे, तो उनके माँ बाप कैसे उनको उर्दू मीडियम स्कूल में एडमिशन दिलाएंगे? बिल्कुल सही है। देखिए, आज एडेड स्कूलों में भी बच्चे कम हो रहे हैं, अच्छा। क्यों? वहाँ का तालीम का जो मियार है, उस मियार को देखते हुए पेरेंट्स उसको एडेड स्कूल में नहीं भेजते, फिर अंग्रेजी में भेजना उसको पसंद करते हैं। अच्छा। लेकिन अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में जो ग्रांट लेते नहीं या जिसको ग्रांट दी नहीं जाती, अच्छा। तो स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनका खर्च जो है वो पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा हो जाता है। तो हमने इसको सेमी इंग्लिश करने की वजह से 3 जुबानें, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, अंग्रेजी मीडियम की तरह, मैथ, साइंस, इंग्लिश में सिर्फ एक मजमून जो है सोशल स्टडी वो उर्दू में लिखना पड़ता है। तो एक 6 साल का बच्चा लेकर माँ बाप, एक हिंदू माँ बाप जब यहाँ आते हैं, क्योंकि आपने बोले ये स्कूल में हिंदू भी पढ़ते हैं,
तो उनको उर्दू जबान की जो लिखावट है वो नहीं आती तो कैसे कोप अप कर लेते हैं? वही सिखाने तो वो लाएंगे ही नहीं शायद से अपने बच्चों को। वो सिखाने के लिए स्कूल होती है। यहाँ का एक जो तजुर्बा है कि अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियाँ, बच्चियाँ, उनके पेरेंट के लिए जब अंग्रेजी मीडियम के स्कूल का खर्चा भारी हुआ, अच्छा तो उन्होंने अपनी पहली बेटी जो थी, अच्छा वो 6ठी क्लास में यहाँ लाई। दूसरी को भी एडमिशन उन्होंने निचली क्लास में दे दिया। इस तरह से उन्होंने 3 बच्चियां इस स्कूल में लाई। अब हमारे हेडमास्टर जो है शहाबुद्दीन सईद प्रकार, उन्होंने ये सोचा कि अपनी सेमी इंग्लिश है, यहाँ बच्चों अच्छा सेमी इंग्लिश स्कूल है, यानी उर्दू मीडियम स्कूल जैसे बोलना शायद गलत होगा बिल्कुल। फंडिंग के हिसाब से, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस के हिसाब से उर्दू और माइनॉरिटीज के हिसाब से फंडिंग मिल सकती है, लेकिन आप जिस तरीके से चलाते हैं वो एक सेमी इंग्लिश मीडियम स्कूल, सेमी इंग्लिश ही है, सेमी इंग्लिश है। तो हमारे शाबू सर ने उस बच्ची को एडमिशन दिया। एडमिशन देने के बाद उसने सोचा कि अंग्रेजी मीडियम से आ रही है, अच्छा तो उनके मैथ, साइंस और इंग्लिश तीनों ये अच्छे रहेंगे। फिर वो नॉन मुस्लिम है, जिसका मदर टंग मराठी है, तो उस वजह से वो मराठी लिख सकेंगे। अच्छा अब उसको थोड़ा सा उर्दू ज़्यादा पढ़ाने लगेगा, तो हेडमास्टर ने वो इंतज़ाम करके सब्जेक्ट टीचर से वो काम करा लिया। अच्छा पेरेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ गया, पेरेंट ने उनके बाद के दोनों लड़कियों के यहाँ पर एडमिशन दे दिया। अच्छा और इस तरह से उन 3 ही लड़कियों ने, उनकी पहली लड़की 92% मार्क ली वाह। 10वीं में, बहुत अच्छी बात है। और इसने इसी स्कूल से 12th पास करके और MBA उसने पास किया। अच्छा दूसरी जो है उसने पिछले साल 12 पास करके वो अगली तालीम ले रही है, यही स्कूल में पढ़ी, यही स्कूल में। और हिंदू बच्ची। और तीसरी जो है वो उसने इन साल 10वीं पास की, और 10वीं में उसने 94% मार्क लिए, वाह। और अगली तालीम वो ले रही है। हाँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये उर्दू मीडियम की स्कूल सिर्फ ग्रांट के सेंस है, या सरकारी जो मदद चाहिए उसके लिए, लेकिन सरकार के ही तहत उसको सेमी इंग्लिश करने का जो इंतज़ाम था, उसको हमने सेमी इंग्लिश करके तमाम लोगों के तालीम का और खुसूसन लड़कियों के तालीम का इंतज़ाम इस स्कूल में किया गया। अच्छा, तो एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ आपने एक मुझे बुक दी है जिसमें लिखा हुआ है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, यानी बच्चों को तालीम मिलने के लिए 2009 में एक महाराष्ट्र शासन का कानून है जो बनाया गया है, जिसमें ये है कि बच्चों को जैसे गवर्नमेंट स्कूल, इन्होंने कहा गवर्नमेंट स्कूल इतना बोझा नहीं ले सकते। जैसे एग्जाम्पल आपको अरविंद केजरीवाल की दिया, वहाँ नए स्कूल बनाए गए, तो गवर्नमेंट कुछ स्कूल बना सकती है। तो प्राइवेट स्कूल जैसे इन जैसे जो स्टार्टर थे, जिन्होंने स्कूल स्टार्ट किए थे, उनको ग्रांट देती है, शायद से टीचर्स की फीस हो या वो सब जिम्मेदारी लेती है सरकार, तो उससे वो स्कूल को प्रोत्साहन मिलता है, फिर धीरे धीरे और उसको बड़ा कर सकते हैं। करेक्ट। तो अब हम फाइनेंशियल जर्नी में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं, क्योंकि मैंने आपको मेरे चाचा से इसलिए इंट्रोड्यूस कराया क्योंकि उनके बुक्स मुझे क्लीन लगे, मैंने उन्हें पढ़ा। चाचा एक स्कूल, सेमी फंडेड स्कूल में खुद टीचर थे, तो उनको पेंशन मिल रही थी कुछ साल पहले। जब मैंने आपको पूछा था, बोले मेरे को पेंशन मिलती है, स्कूल फीस नहीं देती कोई। यहाँ जो आप प्रेसिडेंट है स्कूल के, करेक्ट, ARD खती, तो आपको यहाँ से कोई आमदनी नहीं मिलती। आमदनी लेने के लिए स्कूल शुरू नहीं की गई है, अच्छा, बल्कि 2 पैसे जेब से देने पड़े भी तो चलेंगे, लेकिन गरीब बच्चों की या जरूरतमंदों की अच्छी तालीम हो, ये मकसद। तो फिर आप जो सेमी फंडेड स्कूल में जो पढ़ाते थे, तो उसका आज भी आपको पेंशन आता ही होगा? जी हाँ, तो यही मेरा इरादा है। जो आपके खुद के बहुत सारे स्कूल जो है वो सेमी फंडेड होने चाहिए। बहुत सारे स्कूलों में काम करने वाले असातिज़ा को पूरी सैलरी मिलनी चाहिए, और रिटायरमेंट के बाद टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए कुछ तो पेंशन मिलनी चाहिए। बिल्कुल, वरना अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में काम करने वाले के लिए कुछ फ्यूचर नहीं रहता। बिल्कुल। और इसलिए वहाँ पर अच्छे तालीम याफ्ता असातिज़ा आकर तालीम दे नहीं सकते। अच्छा अच्छा, या हमेशा उनका तबादला होते रहता है, वो हाँ। और आगे कहिए और आगे कहिए गवर्नमेंट स्कूल्स में। हाँ। तो यहाँ कितने स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हो और कितना बड़ा स्टाफ है यहाँ? आज इस वक्त हमारे पास KG से लेकर 12वीं तक
40 बच्चियां हैं, बिकॉज इट इज ए गर्ल्स स्कूल, करेक्ट। तो सिर्फ बच्चियों को यहाँ तालीम दी जाती है और तकरीबन पूरा जो अमला है तालीमी और गैर तालीमी वो 35 है। अच्छा, 35 टीचर्स हैं यहाँ पर। तो ये 35 क्योंकि सेमी फंडेड, यानी 35 टीचरों में से शायद से कुछ आधे टीचर्स को गवर्नमेंट सैलरीज देती ना है। आधे से कम लोगों को, क्योंकि 5वीं से लेकर 10वीं तक के जो असातिज़ा अच्छा, है उनको ही सैलरी ग्रांट मिलती है, यानी पूरे टीचर्स को तो नहीं। पहले तो गवर्नमेंट फंड नहीं करती। इसीलिए हमारे पहली से लेकर चौथी तक, यानी गवर्नमेंट के इस कानून के मुताबिक पहली से लेकर 8वीं तक की तालीम जो है वो फ्री होनी चाहिए, गवर्नमेंट ने देनी तो आपने चाहिए। कहा सिर्फ 5वीं से 10वीं तक फ्री है, मिल रही है, हाँ। यानी 5वीं से 10वीं पहले तक से की चौथी तक क्यों नहीं? नहीं मिल रही। तो वही है कि पहले जो इजाजत दी गई थी वो बिना अनुदानित के तौर पर दी गई, अच्छा यानी गवर्नमेंट जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती, तालीम पर खर्चा करना नहीं चाहती थी। अच्छा, फिर उन्होंने जो कायम बिना अनुदानित एक परमिशन दी थी, तो उसमें का कायम लफ्ज चला गया अच्छा। इस कानून के तहत। अच्छा, और अब गवर्नमेंट देंगी, लेकिन गवर्नमेंट का जो अमला है, खुसूसन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग, उनके पास जाने के बाद वो स्कूल की तकलीफ क्या है, मैनेजमेंट की तकलीफ क्या है, मैनेजमेंट किस तरह से कोशिश कर रही है, ये सही तरीके से जानने की कोशिश नहीं करते। यानी 2003 में आपने स्कूल की जी हाँ। शुरुआत की है, तो आज अभी हम 17 साल 2001 की 17-18 साल हो गए। 17-18 सालों में आपको ये फर्स्ट से फोर्थ की परमिशन नहीं मिली, परमिशन आपको मिली, ग्रांट नहीं मिली। ग्रैंड नहीं मिली, लेकिन आप तो पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से तो स्कूल की परमिशन ले सके थे, तो फिर वो फर्स्ट से फोर्थ का क्यों नहीं ग्रांट मिला? देखिए, हर वक्त पॉलिटिशियन का इस्तेमाल करना मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता। डिपार्टमेंट के लोगों से कानूनन बातें करके वो कहाँ पर गलत है ये उनको भी बताना मेरी एक आदत बन गई है। अच्छा, और उसके जरिए जो स्कूल चल रही है तो उसमें डिपार्टमेंट ने किस तरह की मदद करनी चाहिए, या अगर खामियां हैं तो खामियां सही तरीके से बतानी चाहिए, अच्छा, खामियां नहीं है तो आगे आकर फौरन उसको मदद करनी चाहिए। और उस तरह की कोशिश पिछले 3 साल से चल रही है और मुझे इरादा है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी पहली से लेकर चौथी तक की जो क्लासेस है वो भी एडेड हो जाएंगे। आज ही कुछ खतूत मुझे डिपार्टमेंट की तरफ से और खुसूसन एजुकेशन ऑफिसर जिला परिषद रत्नागिरी की प्राइमरी के सेक्शन की तरफ से खतूत आए हैं, अच्छा। और उसके जरिए मैं अपनी अगली कोशिश करने वाला हूँ। तो ये बहुत धीमी जर्नी है, लेकिन हो रहा है काम, लेकिन 17 साल तो काफ़ी लंबा वक्त होता है, तो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसके लिए क्या आप जाके शिक्षण मंत्री शायद से वर्षा गायकवाड़ मिलने वाला महाराष्ट्र था, की। मिलने वाला हूँ, लेकिन कोविड की वजह से पिछले 1.5-2 साल में कुछ उस तरह से भाग दौड़ नहीं कर सके। लेकिन अब आज लेकिन कोविड से पहले इतने साल आपको परमिशन नहीं मिली, इतना स्लो प्रोसेस क्यों? गवर्नमेंट की उस वक्त जो थी, गवर्नमेंट की कुछ ये थे कि उन्होंने ग्रांट देनी बंद की थी। अच्छा, बाद में 2012 से ग्रांट देने के लिए उन्होंने शुरू किए, वो अरीजे मंगाए मगर उस पर फौरन डिसीजन नहीं लिए गए और 2-4 साल वैसे ही मामला खटाई में रखा। तो रियलिस्टिकली इसमें बात करते हैं तो काफ़ी जो स्कूल्स चलाते हैं जिसको बिजनेस, तो ये सेमी फंडेड स्कूल्स भी एक बिजनेस की तरह चलते हैं। कई जगह पर होता है, कबूल करना पड़ेगा। मैं जितना जानता हूँ अक्सर वो ही होता है, जी, जितनी मैंने लोगों से बातचीत और जानकारी किया अक्सर। इसलिए डिपार्टमेंट का ख्याल भी मेरे बारे में वैसा ही हुआ होगा, इसलिए अच्छा। डिपार्टमेंट में कुछ अपना इरादा उसमें रखा होगा। करेक्ट, यानी डिपार्टमेंट भी ये समझता है कि इन्होंने स्कूल कुछ आमदनी इकट्ठा करने के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए, तो वो भी अपना प्रोसेस स्लो करते हैं ताकि उनको करप्ट पैसे चले जाए। और ये करप्ट पैसे कैसे दे सकते हैं? टीचर्स की सैलरी, मतलब टीचर्स को एम्प्लॉय करने से पहले उनसे पैसे लिए जाए, माँ बाप से कुछ एक्स्ट्रा लिए जाए। हालांकि मैंने बताया, मैंने इनके बुक्स में खुद पढ़ा हूँ, तो इसीलिए मैं इनको पूछ रहा हूँ ये जब ब्यूरोक्रेटिक जर्नी जो है तुम्हारी, उसे कैसे मैनेज कर पाते हैं? देखो, बीइंग अ मुस्लिम एक बात जरूरी है कहना यहाँ पर, अच्छा, सबर और शुक्र। अच्छा, अल्लाह ताला ने वो दोनों बातें मुझ में दी। मैं सबर भी करता हूँ और जो कुछ मिलता है उस पर शुक्र भी करता हूँ, और इसीलिए वजह से यहाँ तक की मेरी जर्नी कामयाब हो गई है और जो आज बहुत सारे लोगों को पसंद भी आ गई, उस पर ही मैं बहुत भरोसा है। अच्छा। तो अभी कितने यहाँ के टीचर्स
को सैलरी मिलती है 35 में से? 35 में से गवर्नमेंट के जरिए 9 टीचरों को सैलरी मिलती है, 3 अच्छा। नॉन टीचिंग स्टाफ को सैलरी मिलती है। बाकी जो है तो हम फीस लेते हैं, उसकी रिसिप्ट उनको देते हैं। मतलब 5th से 10th तक भी फीस लेते हैं? फीस से 5th से 4th तक फीस लेते हैं, फिर 11वीं और 12वीं की फीस लेते हैं। अच्छा, पहले से 4th तक फीस लिया जाता है एक प्राइवेट स्कूल की तरह। 5वीं से लेकर 11वीं तक फीस लिया जाता है या नहीं? 5वीं से, हाँ बराबर है ना। देखो गवर्नमेंट जब सैलरी देती है, ऐसा हम कहते हैं, तो वो सिर्फ असातिज़ा की तनख्वाह होगी, टीचर्स की तनख्वाह के लिए। तनख्वाह के सिवा स्कूल चलाने के लिए और कितने अखराजात होते हैं ये तो बिल्कुल, हर कोई जानता लाइट बिल है, लाइट बिल्डिंग बिल का, है, कंस्ट्रक्शन का काम है, कुछ कंस्ट्रक्शन इवेंट्स काम है। डिपार्टमेंट की तरफ आना जाना असातिज़ा का है, हेडमास्टर का है, फिर स्टेशनरी है, फर्नीचर है, साइंस मटेरियल, बच्चों को खाना। नहीं, बच्चों को खाना जो है वो नहीं दिया जाता। एडेड होने की वजह से 5वीं से लेकर 10वीं तक की जो क्लास एडेड है, उसमें से 5वीं से लेकर 8वीं तक के बच्चों को दोपहर का मध्याह्न भोजन मिलता है। यहाँ मिलता है। मगर पहली से लेकर यानी जो जरूरतमंद छोटे बच्चे हैं, हाँ। उनको यानी पहली से लेकर 4th तक को जो देना चाहिए वो एडेड न करने की वजह से नहीं मिल रहा है, और ये बहुत बड़ा नुकसान। यानी आप गोल गोल जो आज इतने 17 साल से जो चक्करें काटते हैं, मुंबई से लेकर रत्नागिरी से लेकर पुणे का जो ये है एजुकेशन मिनिस्ट्री जो हमारी महाराष्ट्र की पुणे में, तो वो यही डिपार्टमेंट से 1st से 4th को सेमी एडेड के लिए चक्करें काट रहे हैं। तो ये बहुत दोस्तों, ये बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है एज ए टीचर। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट स्कूल्स आज भी काफ़ी हद तक महाराष्ट्र में तो अच्छे नहीं हैं। दिल्ली में जैसे आपको कहा, मैं जाकर वहाँ के दौरे करूँगा और देखूँगा कैसे है। ये रही कहानी सेमी फंडेड स्कूल की। एक ईमानदार इंसान जो 17 साल जिसने वक्त गलाया सिर्फ पहले से 4th की सेमी फंडिंग अप्रूव कराने में, यानी सेमी कंप्लीट फंडिंग नहीं, सेमी फंडिंग। और इंसान ने पैसे खाए कि नहीं, वो इंसान के काम से देखे जाते हैं। तो बिल्डिंग आपने जिस तरीके से देखी, मैं शायद हो सके तो कुछ और पिक्चर्स लिंक में डालने की कोशिश करूंगा ताकि आप देखें। और भी चाचा के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में डालूंगा, कुछ वेबसाइट्स के लिंक डालूंगा जो इन्होंने बांधे हैं, तो उसका एक लिंक तैयार करके आपको बताऊंगा। तो एक ईमानदार आदमी का काम कैसे होता है, पैसे न खाते हुए एक अच्छी बिल्डिंग बनाना, तो ये बिल्डिंग एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो इसके बाद हम वैसे भी लोगों के पास जाएंगे इस टॉपिक पर, इस मुद्दे पर, जो जिनका स्कूल देखकर या उनका रहन सहन देखकर ये पता चल सकता है ये किस तरीके की स्कूल चलाते हैं, जिसे हम बिजनेस कहते हैं। सेमी फंडेड स्कूल गवर्नमेंट की बिजनेस की तरह चलाई जाती है। तो ये रहेगा हमारा अगला वीडियो और मैं बहुत ही जल्दी इसको अपलोड करूँगा। तो आपसे मैं बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ। हालांकि ये मेरे चाचा, इनको मैं कहता हूँ मेरे चाचा ही है, मेरे रिश्तेदार है, तो मैं इजीली, इन्होंने काफ़ी मुझे वक्त दिए। मेरा टेक्निकल जो भी डिफ़िकल्टीज थी वीडियो बनाने में, उसमें काफ़ी मदद की। तो चाचा थैंक यू वेरी मच। हो सकता है कि हमारे व्यूअर्स कुछ हद तक एक इंडिया का स्कूल एजुकेशन सिस्टम कुछ तो भी आज इस वीडियो से सीखे रहेंगे और इस देश की डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भाग लेंगे। पॉलिटिकल पोजीशंस के लिए लोग जाएंगे, दौड़ेंगे, पॉलिटिकल इसमें इन्वॉल्व होएंगे, आईपीएस ऑफिसर्स बनेंगे, स्टेट लेवल की एग्ज़ाम देंगे और गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस में भाग लेके कुछ बदलाव की सिर्फ कोशिश करेंगे। कोशिश ही करना हमारा काम है इंसान होकर, इसके आगे तो बस ऊपर वाले के हाथ में। तो दोस्तों अगला वीडियो मेरा रहेगा बहुत ही जल्दी, 1 या 2 दिन में नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू वेरी मच।